हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। आज की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस कर ली थी अच्छे से, जिसमें कि हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था, हमने आपका इलास्टिसिटी पढ़ा था, प्लास्टिसिटी पढ़ा था। वो सब हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो हमने एक प्रॉपर्टी जो सरफेस टेंशन थी, जो एडेसिव था, कोहेसिव था, ये फोर्सेस वगैरह हमने सब डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक होगा किसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वो टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी। तो आप हेडिंग लगा लीजिए एक बार, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अगर मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूँ या आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो क्या बोलूंगी मैं इसे, गाढ़ापन। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है कहीं पर, ना ही आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ विस्कोसिटी लिखा मिला, क्या मिलेगा, विस्कोसिटी ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिख दिया, समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अब इसको मेंशन नहीं करते हैं, नहीं तो आप अपने नोट्स में किसी भी तरीके से लिखिए, वो आपकी हेडेक है ना। तो ये क्या होता है, मैं आपको बोल के बताती हूँ। ये क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन होता है। मतलब कौन सा लिक्विड कितनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि वो कितना गाढ़ा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हनी लीजिए और वाटर लीजिए। आपने हनी लिया, वाटर लिया, दोनों को ऊपर से गिराना शुरू कर दिया, तो नीचे पहले कौन जाएगा, जल्दी से नीचे कौन गिरेगा, पानी गिरेगा, हनी नहीं गिर पाएगा। तो इसका मतलब हनी की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। मैंने क्या कहा, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। क्लियर। अच्छा, वाटर की जो हनी की विस्कोसिटी है वो ज्यादा क्यों है, क्या रीजन है उसका। तो उसका रीजन है, विस्कोसिटी का रीजन है, रीजन फॉर विस्कोसिटी, रीजन क्या है विस्कोसिटी का, रीजन क्या है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स ये मैंने आपको बता दिया था, कोहेसिव फोर्स बता दिया, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। एक भी किसी भी आपका कोई भी आपका मैटर है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है वो कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स। तो जो हमारा हनी है, हनी का जो बीच में कोहेसिव फोर्स है वो कैसा है, ज्यादा है, मैक्सिमम है। किसके कंपैरिजन में आपका मिल्क या लिक्विड के कंपैरिजन में। देखिए अगर हम मिल्क से कंपेयर करें, मैंने आपसे कहा थिक फ्लूइड, थिक फ्लूइड है, उसकी विस्कोसिटी, यहाँ पे विस्कोसिटी की बात करें, थिक फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी थिन फ्लूइड से। क्लियर। तो अगर मैं थिक फ्लूइड का नाम लिखूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ हनी। तो हनी की विस्कोसिटी किससे ज्यादा होगी, आपकी थिन फ्लूइड यानी कि वाटर से भी ज्यादा होगी, और मिल्क से भी ज्यादा होगी। ऐसा है या नहीं है, बस आप मेरे को इस बात का आंसर दे दीजिए कि ये होगा या नहीं होगा। क्या ये जो मैंने लिखा है ये सही है, क्या ये जो मैंने आपको बताया है ये सही है। जो विस्कोसिटी है किसकी, हनी की, क्योंकि वो थिक है तो उसकी ज्यादा होगी, और वाटर की या मिल्क की, इसकी कंपैरिजन में, हनी के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि वो कैसा फ्लूइड है, थिन फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है, थिन फ्लूइड है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, अगर मैं विस्कोसिटी की यूनिट की बात करूं, तो विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है, वो होती है आपकी पॉइस। क्या होती है वो यूनिट आपकी, बताइए जरा। इसकी आपकी दो यूनिट होती हैं, कौन कौन सी, एक तो मैंने लिख दिया अभी ऊपर, दूसरी पॉइस, एंड सेकंड वन कौन सी हो गई आपकी, स्ट्रोक। पॉइस एंड स्ट्रोक। इसकी यूनिट के नाम थोड़े से अजीब से हैं, थोड़े से आपको रेगुलर बेसिस में आपने नहीं सुनेंगे, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉइस एंड स्ट्रोक, ऐसा यूनिट आपको इसकी याद रखनी है, किसकी, विस्कोसिटी की। क्लियर। अब मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो क्या होगा, विस्कोसिटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया। आप हनी ले लीजिए, हनी के आपने बॉईल करने के रख दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। ये एरो दिखा रहा है कि इंक्रीज, मैं आपको एक बार ठीक से बता देती हूँ। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज, ये हम बढ़ा रहे हैं ऊपर की तरफ इंक्रीज, और नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। क्लियर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी
क्या होगा, कम हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने हनी लिया, हनी को आपने गर्म करने के लिए रख दिया, तो उसके पार्टिकल्स हैं जो क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, उसका कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए वो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वो थिक फ्लूइड से थिन फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है विस्कोसिटी पर, विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर सभी को बात। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे मेजर किससे करते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विस्कोसिटी, कौन सा होता है वो आपका, तो वो आपका है, आपको इजी है, आपको याद रहेगा नाम इजीली, विस्कोमीटर। कौन सा मीटर है वो आपका, विस्कोमीटर। क्या ये सभी को क्लियर है, क्या ये बात सभी को क्लियर है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं विस्कोसिटी को, जिससे हम मेजर करते हैं विस्कोसिटी को, उसका नाम क्या है, विस्कोमीटर। क्या नाम है उसका, विस्कोमीटर। क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैपिलैरिटी कौन सी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है, कैपिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है कैपिलैरिटी, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड थ्रू कैपिलरी ट्यूब, या फिर इन कैपिलरी ट्यूब। क्लियर, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जो होता है वो लिक्विड राइज होता है, मतलब लिक्विड ऊपर जाता है और लिक्विड नीचे आता है, किसके थ्रू, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी। क्या बोलते हैं हम उसे, कैपिलैरिटी। क्लियर है सभी को ये बात, क्लियर है। देखिए इसमें क्या होता है, जो कैपिलैरिटी होता है, जो कैपिलैरिटी के प्रोसेस को करने के लिए आपका क्या होगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा किससे, कोहेसिव फोर्स से। क्यों होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर कौन काम कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब काम कर रही है। एक हमने हमने कंटेनर लिया, हमने उसमें ट्यूब डाल दिया, स्ट्रॉ डाल दिया, आप भी स्ट्रॉ डाल दीजिए, मान लीजिए वो आपकी कैपिलरी ट्यूब की तरह आप मान रहे हैं एक प्रैक्टिकल, तो आप उसमें स्ट्रॉ डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी नीचे की तरफ आने लग जाएगा। आप जैसे देखते हैं ना कि बकेट में हम पूरी बकेट फिल होती है, उसमें पाइप डाल देते हैं तो पानी फ्लो करने लगता है नीचे की तरफ, तो जो वहां पर हमारा पाइप है वो किसकी तरह काम कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब की तरह। क्या क्लियर है सभी को। और इसके लिए इसमें जो आपका कैपिलैरिटी है उसमें एडहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से, मतलब जो जो आपका कंटेनर है उसका और पार्ट वाटर के बीच में फोर्स ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। क्लियर, इस प्रोसेस को करने के लिए। और क्या होता है इसमें, अब इसके एग्जांपल्स की अब बात कर लेते हैं, इसके एग्जांपल्स की जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर हम बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन। एग्जाम्पल बोल दीजिए, इसकी एप्लीकेशन बोल दीजिए, है ना, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ पर है, कैपिलैरिटी का, है ना। देखिए आपने वो देखा लैम्प, फर्स्ट वन कौन सा है, फर्स्ट वन है आपका राइज ऑफ केरोसिन ऑयल, राइज ऑफ केरोसिन ऑयल इन 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 इट्स विंग, इन लैम्प्स विंग, इन लैम्प्स विक। ठीक है, क्या होता है, केरोसिन ऑयल आपने देखा होगा ना, पहले टाइम में जो लैंप होती थी जब लाइट वर्क रहती तो उसको जलाते थे, तो उसमें क्या होता है, एक विक लगी होती है, ऐसे इस तरीके की विक होती है, इस तरीके का आपका वो बना होता है, ऐसे लंबी सी विक होती है। ठीक है, ये विक होती है और इसमें यहाँ पे ऑयल फिल कर देते, तो ऑयल यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है और वो जलता रहता है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, कैपिलैरिटी के थ्रू जाता है, ये उसकी एप्लीकेशन है। क्लियर सभी को, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ प्लांट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ लिख लेते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन है आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ प्लांट, रूट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद पूरे
प्लांट में पहुंचाते हैं। तो वहां पर क्या करता है, टिश्यू काम करता है, वो भी कैपिलरी की तरह एक्ट करता है, वो भी एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में पहुंचाता है। और थर्ड वन क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक फ्रॉम ब्लोटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर से क्या करते हैं, इंक को एब्जॉर्ब करते हैं। आपने देखा है ना, इंक कहीं फैल जाती है तो ब्लॉटिंग पेपर लाते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं, वो सारी इंक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी भी गिरता है तब भी ऐसे कर, क्यों, क्योंकि वो किस की तरह काम करता है, कैपिलैरिटी की तरह। वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कैपिलैरिटी। क्या ये सभी को क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमें देखना पड़ना है प्रेशर। क्या पढ़ना है, प्रेशर। तो प्रेशर जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसे मैं हटा देती हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्लियर। चलिए ये जो आपकी एप्लीकेशंस हैं जो अभी मैंने आपको लिखवाई, वो क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते, आपसे न्यूमेरिकल्स मतलब सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछते कि इसको डिफाइन कीजिए, इसको अपने वर्ड्स में लिखिए। ये थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, आपका ये वनडे का एग्जाम है जिसमें कि आपके ऑप्शन बेस्ड है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपसे आपसी एप्लीकेशन ज्यादा पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो लैंप होती हैं उसमें जो केरोसिन ऑयल है वो ऊपर जाता है ना, जिसकी वजह से वो जलती है, तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, उसमें किस प्रोसेस का यूज होता है, कौन सा आपका फिजिकल फिनोमेना है, कौन सा फिनोमेना है जो वहां पर यूज होता है। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर। क्या, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर क्या होता है, फोर्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है आपका, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसी से बनेगी, जो कि क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्या इसकी कोई और यूनिट भी होती है, हाँ जी, कोई और एक और यूनिट होती है इसकी प्रेशर की, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो कौन सी होती है, एंड पास्कल। एक हो गई आपकी पास्कल। क्या बताया मैंने अभी तक, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स जितना लगाएंगे किसी एरिया पे उसे बोलेंगे हम प्रेशर। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक और यूनिट होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से। क्लियर, क्लियर हो गया। तो 1 पास्कल में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। और 1 बार में एक और यूनिट होती है इसकी, बार एक और यूनिट होती है बार। तो 1 बार में कितने पास्कल होते हैं आपके, कितने पास्कल होते हैं, 10⁵ पास्कल, 10⁵ और क्या होता है आपका, देखिए 1 बार में ये क्या है, थोड़ी सी मैंने कन्वर्जन दिखा दिया आपको, जिससे कि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता हो। पहली बात तो इसकी 3 यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो हमने फॉर्मूले से बनाई है। सेकंड हो गई पास्कल, और थर्ड हो गई आपकी बार बेसिकली हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नॉर्मल प्रेशर को मेजर करने के लिए हम पास्कल यूज करते हैं, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी आपको पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, तब आपको समझ आएगा कि वहां पर क्या यूज करेंगे, बार। बट कभी कभी इसके लिए तो इसलिए प्रेशर के लिए मैंने आपको लिखवा दिया बार। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये आपकी यूनिट की कुछ डायमेंशन हो गई, कुछ कन्वर्जन हो गई। क्लियर। अब देखिए, अब क्या है आपका, अब हम देखते हैं, अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो तो आपका प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बताइए जरा। और अगर हम एरिया को कम करते हैं तो आपका प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बताइए जरा, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए मुझे फटाफट। आप जब एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब आप एरिया कम करते हैं तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
जल्दी आंसर दीजिए इसका। थोड़ा सा ना खुद का अपना अपने आप से सोच के देखिए क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। देखिए आपने एरिया बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, कम हो। आपने एरिया कम किया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस तरीके से, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आपने एक निडल ली, ठीक है, आपने एक निडल ली और आपने एक पेन लिया। पेन का जो पीछे की सरफेस होती है ना, इस तरीके की, वो ले ली। आपने निडल ली अपने हाथ में, ऐसे दबाई, चुबा ली। आपने पेन लिया, आप उसी प्रेशर से उतना ही प्रेशर लगाया, उतना ही फोर्स लगाया, आपने उसको कवर कर लिया, चुबा ली। अब मेरे को बताइए आपको चोट कहाँ ज्यादा लगेगी, जहां पर आपने निडल लगाई थी या फिर जहां पर आपने ये पेन लगाया था। तो क्या होगा, आपको फील होगा कि जो जहां पर आपने निडल करी थी वहां पर आपका प्रेशर ज्यादा था। तो यानी कि मैंने क्या बोला, जब आपका एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। और इस वाले में, इसमें एरिया जो हो गया इसका थोड़ा ज्यादा हो गया, जो इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसलिए प्रेशर क्या लगा, कम लगा, प्रेशर कम लगा। तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? क्या ये बात सभी को क्लियर है, बताइए जरा। क्लियर है? तो अब हम इसके ना यूजेस देख लेते हैं कि ये यूज कहाँ होते हैं, या फिर हम नॉर्मल डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली है, बिल्डिंग्स हैव मैक्सिमम एरिया। बिल्डिंग्स हैव, बिल्डिंग्स बेसिस, बिल्डिंग्स बेस हैव मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, ठीक है, मैक्सिमम एरिया। सो द so the pressure, so the pressure डिक्रीज, क्या हो जाए, प्रेशर डिक्रीज हो जाए। यहाँ पे सिंबल बनाए थे। देखिए क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको, पहले ऐसा करती हूँ, पहले थोड़ा सा ना एप्लीकेशन लिखवा देती हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बैक स्ट्रैप एरिया डिक्रीज, बैक स्ट्रैप एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद एरिया ऑफ लेग्स ऑफ कैमल, एरिया ऑफ लेग्स ऑफ कैमल। ये आप जब तक ना पढ़ते रहिए और मेरे को थोड़ा सा आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या लिखवाना चाह रही हूँ, किसमें क्या है, तो मैं आपको रिलेट करके एक बार में सबको समझा दूंगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है, पूरा इसके ऊपर डिपेंड है। एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एरिया ऑफ लेग्स ऑफ कैमल, एरिया ऑफ लेग्स ऑफ कैमल हैव वाइड एरिया ड्यू टू which pressure is decreased, pressure is decreased। क्लियर? और एक नेक्स्ट आपका है, when we put finger on a pipe, finger on a water pipe, area decreases and pressure increases। देखिए क्या बताया मैंने आपको, एक बार देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ क्या लिखा है, बिल्डिंग्स बेस हैव मैक्सिमम एरिया सो द प्रेशर डिक्रीज। जो बिल्डिंग बनाते हैं, जब नई बिल्डिंग बनाई जाती है तो जो उनका एरिया होता है उसको मैक्सिमम रखते हैं, उसको ज्यादा रखते हैं। और बिल्डिंग जब बनाते हैं इस तरीके से, तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, जो उनका बेस का एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा।
जब ये बिल्डिंग बनेगी, जैसे बड़ी बड़ी होती है, बहुत लेंथ होती है उनकी, 13-14 फ्लोर होते हैं उनपे, उनके क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा इस पे फ्लोर पे, ग्राउंड पे जो है प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगी और ज्यादा टाइम तक टिक पाएगी, है ना, क्योंकि मैक्सिमम उसने एरिया बनाया, जो बेस बनाया उसने ये बहुत ज्यादा एरिया का बनाया, तो प्रेशर कम लगेगा। अच्छा, जो बैग्स लेके जाते हैं, जो बच्चे स्कूल में बैग्स लेके जाते हैं, उनकी स्ट्रैप चौड़ी होती है ना, उनकी स्ट्रैप कैसी होती है, चौड़ी होती है। क्यों चौड़ी प्रेफर क्यों करते हैं चौड़ी ले जाना, कि वो थोड़ा सा वाइड हो, जो उनकी स्ट्रैप हो वो थोड़ी सी वाइड हो। क्यों, ताकि बच्चों के जो कंधे हैं ना, उनके शोल्डर हैं जो, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लगे, क्योंकि जितना स्ट्रैप का एरिया ज्यादा होगा उतना ही उनके शोल्डर्स पे प्रेशर कम लगेगा। क्लियर, तो एक यूज होता है इसका वहां पर, हम इस तरीके से हम उसके स्ट्रैप को लेते हैं ताकि क्या हो, उसका एरिया ज्यादा हो। और एरिया ऑफ लेग्स ऑफ कैमल, कैमल चलता है ना, कैमल चलता है, ऊंट चलता है रेगिस्तान में, बहुत सारे लोगों को लेके अपने ऊपर बिठा के सवारी कराता है ना, और वहां पे क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द कैमल भी, शिप ऑफ द राजस्थान भी क्या बोलते हैं, या फिर शिप ऑफ डेजर्ट भी क्या बोलते हैं, कैमल को बोलते हैं ना, ये आपको पता ही होगा। तो वहां पर क्या, जो उसके लेग्स होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, वो एरिया उनका ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जमीन पे अपने पैरों को रखते हैं और प्रेशर क्या लगता है, कम लगता है। वाइड एरिया होने की वजह से उनका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। अब जब आपने देखा होगा, आप पाइप से अपनी बाइक वगैरह या सब कुछ ऐसे धोते हैं, है ना, मान लीजिए आप अपनी बाइक धो रहे हैं, लड़के बाइक धो रहे हैं अपनी, या फिर लड़कियां हैं तो अपना घर वगैरह फ्लोर धो रही है पाइप से, तो पाइप पे क्या करते हैं आप, पाइप पे क्या करते हैं आप, इस तरीके से फिंगर रख लेते हैं या फिर ऐसे थंब रख लेते हैं अपना, तो जिसकी वजह से क्या आता है, जब वो पानी आता है वो बहुत प्रेशर के साथ आता है, जिससे कि आराम से क्लीनिंग हो जाती है ना, पानी को प्रेशर, आपने हाथ रखने पे क्या कर दिया, उसका एरिया कम कर दिया, जब उसका एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले प्रेशर, इतने प्रेशर से पानी नहीं आ रहा था, बट जैसे आपने फिंगर रखी तो क्या हुआ, एरिया कम हो गया और प्रेशर क्या था, बढ़ गया। तभी देखा होगा आपने, तेजी से वो प्रेशर के साथ बाहर रिलीज होता है। तो ये था आपका प्रेशर, और प्रेशर की कुछ एप्लीकेशंस, उसके कुछ यूजेस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पास्कल का लॉ। क्या, पास्कल लॉ, तो हेडिंग लगाइए पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि प्रेशर प्रेशर अप्लाइड प्रेशर अप्लाइड ऑन वन पॉइंट ऑन वन पॉइंट ऑन वन पॉइंट pressure applied on one point of liquid transmit equally in all direction, transmit equally in all direction, all directions। देखिए आपका पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल का नियम क्या कहता है कि अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो जो लिक्विड है वो ट्रांसमिट होगा क्या, सारी डायरेक्शन में, क्या होगा, सारी डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये बॉल है, आपके पास बॉल है, आपने इसमें छोटे छोटे होल कर दिए ना, छोटे छोटे होल बना दिए इस तरीके से, और इसके अंदर क्या फिल है, पानी फिल है। तो ये बताइए, क्या सभी जो आपके होल किए हैं आपने, इसमें पोर्स बनाए छोटे छोटे, क्या सभी से इक्वली पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा जब होली के टाइम पे बच्चे करते हैं, गुब्बारे में छोटे छोटे छेद कर लेते हैं, उसके बाद इसे फिल कर लेते हैं, तो चारों डायरेक्शन से, सारी तरफ से, ऑल डायरेक्शन से क्या होता है, पानी इक्वली निकलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर क्या लगता है, इक्वल लगता है, सारी डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल लगता है, इस वजह से जो आपका लिक्विड है वो इक्वली फ्लो होता है। लेकिन अगर हम कहीं पर ज्यादा लगाना चाहें, हम अपनी तरफ से एक्सटर्नली अप्लाई करना चाहे प्रेशर को, तब क्या होगा, जो आपका वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कम या ज्यादा निकलेगा। जैसे मान लीजिए मैं इधर की इस साइड ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, तो इस साइड ज्यादा प्रेशर लगा रही हूँ, तो इधर की तरफ ज्यादा प्रेशर के साथ पानी निकलेगा, ज्यादा प्रेशर के साथ वाटर फ्लो होगा। क्लियर सभी को। अब हमें ये तो हमने देख लिया डेफिनेशन, ये हमारे काम की नहीं है, बस इसे समझना था। अब हमारे काम का क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट जो है काम, वो इसके एप्लीकेशन है, या फिर हम इस बोल देते हैं कि इसके यूजेस। तो इसके यूजेस को याद करने की भी एक ट्रिक है।
क्या है ये? कहाँ होता है? हाइड्रोलिक प्रेस। क्या बोला मैंने आपसे? हाइड्रोलिक प्रेस या फिर हाइड्रोलिक इंजन, या फिर आपका क्या हो गया? हाइड्रोलिक इंजन। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक इंजन नहीं होते, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं आपकी, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, हाइड्रोलिक जैक होते हैं, हाइड्रोलिक जैक होते हैं। क्लियर? तो जहां पर भी आप देखिए, मैंने आपको तीन लिखवाई हैं। क्या लिखवाई है? तीन। और चौथी और लिखवा देती हूँ। फोर्थ वन है आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। जहां पर भी हाइड्रोलिक वर्ड है, जहां पर भी हाइड्रोलिक वर्ड होगा, आप क्या करेंगे? फटाफट से टिक कर देंगे। क्या वहां पे कौन सा लॉ लग रहा है? पास्कल का लॉ। कौन सा नियम लग रहा है? पास्कल का नियम। ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये भी इसलिए लग रहा है क्योंकि क्या करते हैं, जब हम प्रेशर लगाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर ऐसे हमने प्रेशर लगाया तो क्या होगा? फोर्स लगाया तो क्या होगा? प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो ये क्या करेंगे? इक्वली ट्रांसमिट कर देंगे सारी डायरेक्शन में, जब हम क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे, किसी पर्टिकुलर सरफेस पे। क्लियर? देखिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये सब आपको क्लियर हो गया, इसकी एप्लीकेशंस, इसके यूजेस। जहां पर भी आपको हाइड्रोलिक वर्ड मिलेगा वहां पर क्या करेंगे? आप टिक कर देंगे। क्या? पास्कल्स लॉ। और ये आपका प्रेशर है, ये आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो हेडिंग लगा लीजिए एक बार, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, इनके एप्लीकेशंस को, इनके यूजेस को, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछ जाएगा कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है वो किस लॉ पर काम करते हैं, कौन सा लॉ काम करता है। तो आपको टिक करना है पास्कल्स लॉ। क्लियर? तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये सबको पता ही होगा, जहां तक मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों को ही पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं, उन्हें मैं बता देती हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट इज, क्या है ये? इफ एन ऑब्जेक्ट इज, इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object is partially or completely, partially or completely immersed in a liquid, immersed in liquid, immersed in liquid, then it experience on upthrust, on upthrust, upthrust force, which is equal to weight of upthrust force, which is equal to weight of liquid, displaced, weight of liquid displaced by it, displaced by it. क्लियर? देखिए, ये आपका लिक्विड है, यहाँ पर क्या है आपके? इसकी सरफेस पे कोई, जैसे मान लीजिए कोई ये नाव सी है, ये फ्लोट कर रही है, और एक क्या आ गई यहाँ पर? सिंक हो गई है। ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं पानी के अंदर, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है उनमें? ऐसा क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं कुछ, और कुछ ऑब्जेक्ट हमारे क्या करते हैं? सिंक हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, ये पानी है, पानी के अंदर सिंक हो गया, ऐसा इसलिए होता है। ये आर्किमिडीज ने अपना लॉ दिया, अपना प्रिंसिपल दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स, या तो वो पार्शियली या फिर वो कंप्लीटली क्या होता है? पानी के अंदर डूब जाता है, सिंक हो जाता है किसी लिक्विड में।
तो वो एक्सपीरियंस करता है एक अपथ्रस्ट फोर्स, जो क्या होता है, इक्वल होता है किसका, जितना भी उसने पानी को, जितना भी उसने लिक्विड को क्या किया जाता है, हटाया होता है, डिस्प्लेस किया जाता है, डिस्प्लेस बाय इट। जितने भी ऑब्जेक्ट रहे, जो भी ऑब्जेक्ट हमने डाला है, उसने जितना भी वाटर डिस्प्लेस किया है, उतना ही उसको क्या लगेगा, अपथ्रस्ट एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है, उसमें वो फोर्स करेगा, जब वो क्या होगा, कंप्लीटली इमर्ज होगा या फिर पार्शियली इमर्ज होगा, थोड़ा बहुत डूबा होगा अंदर की तरफ। क्लियर सभी को, क्लियर है ये सभी को? तो ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में कंप्लीटली या पार्शियली या फिर थोड़ा सा या फिर पूरी तरीके से डूब जाएगा, तो वो उतना अपथ्रस्ट फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जितना कि उसने वाटर को डिस्प्लेस किया होगा। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? तो इसका यूजेस कहाँ है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार। पहले हम देख लेते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन, मतलब किस तरीके से, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कौन कौन जो फ्लोट करेंगी और फ्लोट क्यों कर रही है। जैसे शिप है एक बहुत बड़ा, वो फ्लोट करता है, लेकिन एक जो सुई है, जो निडल है, वो क्या होती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है। ऐसा क्यों है? बल्कि जो शिप होता है उसका तो जो मास है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो निडल है उससे। तो इसलिए हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्यों फ्लोट करते हैं चीजें? क्योंकि जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, जिनकी डेंसिटी, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फ्लोट कौन करेगा, फ्लोट कौन करेगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, is greater than, is less than density of water, less than density of water। और सिंक कौन करेगा, सिंक डूबेगा कौन, जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपका क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, वो फ्लोट क्यों कर रहा है, फ्लोट वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की, जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से। जितनी डेंसिटी है वाटर की, वो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लेस देन है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की वो ज्यादा हो जाएगी किससे, जो वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है उससे, जो वाटर की डेंसिटी है उससे कम हो जाएगी, सॉरी ज्यादा हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो सिंक कर जाएगा, यानी वो डूब जाएगा। क्लियर? तो अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसके यूज देख लेते हैं एक बार कि कहाँ पर इसका यूज होता है। तो इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं, लिखिए जरा। डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन, डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन, क्योंकि सबमरीन क्या करती है, नीचे जाती है, पानी के अंदर जाती है, और शिप्स क्या करती है, फ्लोट करती है। तो क्या होगा, इनके डिजाइन के लिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इनकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगी इनके डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपैरिजन करके। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, डिजाइनिंग ऑफ लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, जो क्या करता है, जो मेजर करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क को। क्लियर? तो इसके डिजाइन को बनाने के लिए भी कौन हेल्प करेगा, कौन सा प्रिंसिपल हेल्प करेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है ये सभी को क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस यही है दो, मेनली हमारा कहाँ यूज होता है, डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन में। सबमरीन और शिप के क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, किस एप्लीकेशन पे, किस प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किसके थ्रू करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है बर्नौलीज थ्योरम। कौन सी, बर्नौलीज थ्योरम। अब उसको देख लेते हैं कि वो क्या होती है। ये सब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड के बारे में, लिक्विड के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, बर्नौलीज थ्योरम।
नेक्स्ट है आपका बर्नौलीज थ्योरम। देखिए ये आपका लिक्विड है, लिक्विड है आपका, ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से फ्लोट करता हुआ ये नीचे की तरफ आ रहा है लिक्विड। क्लियर। यहाँ पर क्या है, इसका जो ये पाइप है इसका एरिया अलग है जिसे हम बोल देते हैं A1, और यहाँ पर जो इस पाइप का एरिया है वो है आपका A2। यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है, जो यहाँ से वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो फ्लो करता हुआ आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, V2। जैसे V1 से वो फ्लो करता हुआ आ रहा है, जो आपका लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू, किस वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से, और नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, V2 हो गई। क्या हो गई, V2 हो गई। इसी को हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। क्या बोलते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। जब क्या होगा, एरिया, जब आपका एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जब आपका एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने एरिया यहाँ पर कितना बनाया है, ये आपका जो मैंने इसका साइज बनाया बहुत कम बनाया है, जिससे कि इसका एरिया क्या है, बहुत कम हो गया है। और यहाँ पर क्या है, ये एरिया थोड़ा इसका ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और एरिया जब डिक्रीज होगा, जब एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन निकालें तो जो आपका एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। किसके हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया आपका वेलोसिटी के। क्लियर सभी को, ये सभी को क्लियर हुआ, क्या ये सभी को क्लियर हुआ। ये वाली जो एप्लीकेशन है, जो इसकी एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसमें हमें क्या देखना है कि जब जब हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन था जो आपको समझना था। अभी हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन, इसके यूजेस, फॉर्मूलेज, आपको मेनली उसी पे ध्यान देना है। क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे कि ये वाला जो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंक है, इंक एब्जॉर्प्शन हो रही है पेपर के थ्रू, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रही है, उसमें कौन सा जो आपका रूल है वो फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको आंसर टिक करना है। तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो एप्लीकेशंस पे, यूजेस पे, और फॉर्मूलेज वगैरह जो आपको लिखवाए जा रहे हैं उन पे। तो आपको उन्हीं पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अभी हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो नंबर डालिए फटाफट, हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन, मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, देखिए फर्स्ट वन है आपकी एक्शन ऑफ हैंड सैनिटाइजर। एक्शन ऑफ हैंड सैनिटाइजर, आपने देखा होगा हैंड सैनिटाइजर ऊपर क्या होता है, स्प्रे नोजल लगी होती है इस तरीके से, इस तरीके से नोजल लगी होती है, आप उसे प्रेस करते हैं तो वो बाहर आता है निकल के, है ना। तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, आपका बर्नौलीज थ्योरम पे। किस पे वर्क कर रहा है, बर्नौलीज थ्योरम पे। नेक्स्ट आपका है एक्शन ऑफ परफ्यूम्स, ड्यू, एक्शन ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम्स हो गए आपके, और डिओड्रेंट्स हो गए, जो डिओज आप लगाते हैं वो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्प्रेज, स्प्रेज हो गए, पेंट स्प्रेज हो गए, क्लियर। नेक्स्ट वन है आपका कार्बोरेटर इन ऑटोमोबाइल्स, कार्बोरेटर्स इन ऑटोमोबाइल्स, एंड लास्ट वन इज नोजल, क्लियर। देखिए इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या थी, जहां पर भी हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर में चेंज हो रहा है, जहां पर भी हमारा एरिया चेंज होकर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जैसे कि मैंने क्या बताया कि एरिया अगर बढ़ेगा
तो वेलोसिटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। और जब हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी यानी हम एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही आपकी बर्नौलीज की थ्योरम है, बर्नौली की थ्योरम आपकी यही कहती है, ठीक है। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि जो स्प्रेज हैं वो किस प्रिंसिपल पे, किस थ्योरम पे वर्क करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, बर्नौलीज थ्योरम। तो इसके ऑप्शन जो आपके एप्लीकेशन है वो क्या है, एक्शन ऑफ हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर इसी पे वर्क करता है जो स्प्रे नोजल में डाल के हम स्प्रे करते हैं वो वाला, ठीक है। परफ्यूम्स हैं, डिओज हैं, ये सब करते हैं। कार्बोरेटर है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। नोजल है स्प्रे करने के लिए जो यूज की जाती है, वो सब किस पे वर्क करते हैं, आपका बर्नौलीज थ्योरम पे। क्या सभी को ये क्लियर हो गया, क्या सभी को ये क्लियर है? चलिए अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हेडिंग लगाइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, प्रेशर तो हमने देख लिया कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है। जितना भी प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है हमारी अर्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट में, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं हम उसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए हमें इसमें क्या देखना है, जो इसकी यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, हमें वो देखनी है। एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले इसका फिनोमेना समझ लेते हैं। कैसे, जब भी हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, व्हेन वी गो अपवर्ड, अपवर्ड कहाँ पे, माउंटेन्स में। कहाँ की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स की। तो क्या होगा, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर के साथ क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, हाइट पे। तो यानी कि अगर हमारी हाइट बढ़ेगी, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब जब हमारी हाइट बढ़ेगी, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। क्लियर, क्या ये सभी को क्लियर हो गया, क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? इसकी एक एप्लीकेशन और है। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं कि जब हम एरोप्लेन में जाते हैं, जब हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, ठीक है, हम एरोप्लेन में गए तो एरोप्लेन क्या हो गया, एक हाई एल्टीट्यूड पे जाके क्या होगा, उड़ना शुरू करेगा, एक हाई एल्टीट्यूड पे चला जाएगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, किसी किसी लोग को, किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, नोज में ब्लीडिंग हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है कि वहां पर जैसे ही वो ऊपर जाते हैं क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, नोज ब्लीडिंग, nose bleeding occur due to go upward, ठीक है, गो अपवर्ड। ऊपर जाने की वजह से क्या हुआ, ब्लीडिंग हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर, ये वाली एप्लीकेशन क्लियर है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, क्या करता है, मेजर करता है एटमॉस्फेरिक। अब यहाँ लिख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मेजर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसका नाम क्या है बताइए आप एक बार। उसे हम क्या कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बैरोमीटर। क्या कहते हैं हम उसे, बैरोमीटर। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरा टॉपिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे। ये वाला, ये जो माउंटेन्स वाला है, या फिर हम ऊपर जाते हैं, या फिर हम एरोप्लेन में जाते हैं तो नोज ब्लीडिंग की होती है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से लिए गए हैं। ये एग्जाम्स की ही एप्लीकेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वो उसका नाम क्या है, बैरोमीटर। क्या नाम है उसका, बैरोमीटर। अब दो लाइनें और हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए। बैरोमीटर रीडिंग कैसे शो करता है, कैसे शो करता है, बैरोमीटर रीडिंग डिक्रीज, बैरोमीटर रीडिंग डिक्रीज किस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सा मौसम आएगा। तो हम क्या लिखते हैं, बैरोमीटर रीडिंग डिक्रीज सडनली। अगर अचानक से कम हो जाएगी बैरोमीटर की रीडिंग, अचानक से कम हो जाएगी, तो वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कौन सा वेदर आने वाला है, विंडी, विंडी यानी स्टॉर्म, बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसे, तूफान आने वाला है ना, विंडी स्टॉर्म आने वाला है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, कैसी हो रही है, बैरोमीटर रीडिंग ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बारिश आने वाली है, रेन आने, क्या आने वाली है, बारिश आने वाली है, ठीक है। और अगर बैरोमीटर की रीडिंग क्या हो रही है, बैरोमीटर रीडिंग गो अप एंड डाउन, गो अप एंड डाउन स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे वो ऊपर जा रही है, धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा वेदर है वो कैसा है, क्लियर है, वो वेदर कैसा है हमारा, क्लियर है, ठीक है। देखिए क्या बताया मैंने आपको, बैरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था हमारे यहाँ, कितना हुआ है। अब इससे बैरोमीटर से क्या होता है, हमें सीजन का भी पता चलता है, वेदर का, कि वेदर की कंडीशन अभी क्या होने वाली है या फिर अभी क्या चल रही है, उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूज में क्या आ जाता है कि 2 दिन बाद क्या होगी, बारिश होगी, 2-3 दिन तक बारिश पड़ेगी लगातार, ठंडा मौसम हो जाएगा, या फिर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, इस तरीके की आपने न्यूज देखी होगी। तो वो किसके थ्रू पता चलता है, बैरोमीटर के थ्रू। कैसे, अगर बैरोमीटर की रीडिंग सडनली गिर जाएगी, बहुत ज्यादा एकदम तेजी से क्या हो गई, नीचे हो गई, डिक्रीज हो गई, तो क्या होगा, इसका मतलब तूफान आने वाला है, हवा चलने वाली है बहुत तेज, जिसे क्या बोलते हैं कि बहुत तेजी से हवा चलेगी। नेक्स्ट आपका, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग सडनली डिक्रीज हो जाए, सडनली गिर जाए, तो कौन सा सीजन आने वाला है, या फिर ऐसा क्यों शो हुआ, ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा। तो आपको ऑप्शन टिक करना है कि स्टॉर्मी है, बहुत ज्यादा क्या है, तूफान आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर वो धीरे धीरे गिरेगी, धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि बारिश आने वाली है, यानी कि रेन होने वाली है। नेक्स्ट आपका है कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे अप हो रही है, डाउन यानी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर हो रही है, फिर नीचे जा रही है, ऐसे ही ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेदर है, जो वेदर की कंडीशन क्या है, वो क्लियर है, ना तो बारिश आने वाली है, ना ही तूफान आने। क्लियर हो गया आपको। तो ये आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। यहाँ पर आपका जो मैटर वाला टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। उसके बाद आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट की वीडियोस हैं जो नहीं देखी हैं बच्चों ने, वो आप जाके चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए वीडियोस को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।